तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से, रायसीना हिल्स से, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के लिए पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। परंपरा के मुताबिक बजट पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण कल हुआ था दोनों सदनों के लिए, और अब आज वित्त मंत्री पहुंची हैं राष्ट्रपति भवन। निर्मला सीतारमण के हाथ में लाल रंग का ये जो बैग आप देख रहे हैं, इसी में बजट की कॉपी मौजूद है। 11 बजे यही बजट 11 बजे लोकसभा के सदन में वित्त मंत्री पेश करने वाली हैं। वक्त बदला है, पहले जहां बड़ी फाइल्स हुआ करती थी, एक बड़ा बुकलेट होता था, अब आईपैड लेकर पहुंची हैं निर्मला सीतारमण। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आप देख पा रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति भवन में अब ये फोटो सेशन होता हुआ। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनूप जी, आपके पास आती हूं। अनूप जी, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण। अब एक मेज पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री और वित्त विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। अब ये परंपरा क्या है, प्रक्रिया क्या है, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले वित्त मंत्री अपने मंत्रालय गए थे और वहां से उन्होंने फाइल ली और उसके बाद सीधे जो है वो राष्ट्रपति भवन पहुंची है। वहां से इजाजत ली जाती है, इसको अप्रूव कराया जाता है राष्ट्रपति से बजट को, और उसके बाद वित्त मंत्री, MOS फाइनेंस और जो अधिकारी हैं वो सीधे पार्लियामेंट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां कैबिनेट की बैठक होगी। ये भी एक औपचारिकता है। कैबिनेट में उस बजट को पास कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होगी और वहां पास कराया जाएगा, और उसके बाद 11 बजे वो लोकसभा जाएंगी और वहां पर बजट पेश किया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, जिस सभी प्रक्रियाओं का पालन जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। और जैसे ही अब यहाँ राष्ट्रपति से औपचारिकता पूरी होगी, उसके बाद निर्मला सीतारमण सीधे संसद भवन जाएंगी और वहाँ कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगी। जी, के तमाम अधिकारी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति की मंजूरी और इसके बाद संसद का रुख करेंगे वित्त मंत्री, जहां पर लगातार अपना 8वां बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अनूप जी, उम्मीदों की बात करें, बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से सरकार का पूरा ध्यान था उद्योगों को बढ़ावा देने का, और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम बीते कई बजट में उठाए गए, और अब इंतजार है मिडिल क्लास के लोगों को कि उनकी उम्मीद पूरी होगी। बजट के दौरान जो टैक्स स्लैब है उसमें थोड़ी और छूट की उम्मीद मिडिल क्लास की ओर से जताई जा रही है। तो वहीं किसानों को और ज्यादा फायदा मिले, किसान सम्मान निधि क्या बढ़ाई जाएगी, ये एक सवाल है किसानों के बीच में। अभी तक सालाना 6,000 रुपए किसान सम्मान के तौर पर यह राशि दी जाती है किसानों को। डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है किसानों के खाते में। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अनूप जी, जो मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, किसान हैं, उन्हें जो उम्मीदें हैं और मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, उम्मीदें कितनी पूरी हो सकती हैं? उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने गरीबों की बात की, धनलक्ष्मी की बात की, तो लोगों को ये लग रहा है, लोगों को ये उम्मीद जगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को, जो नौकरी पेशा हैं, उनको राहत दे सकते हैं बजट में। दूसरी तरफ उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव है। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि
शायद चुनाव की वजह से कुछ राहत मिले, लेकिन जितना पिछले 10 सालों में हमने देखा है इस सरकार के कामकाज करने के तरीके को, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार लॉन्ग टर्म पॉलिसी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे बनाया जाए, उस पर फोकस करती है, बजाय इसके शॉर्ट टर्म में कितना बेनिफिट देना है। हमने पिछले साल भी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद बहुत सारे लोक लुभावने फैसले केंद्र सरकार लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस समय भी कड़े फैसले लिए गए। लोगों को लग रहा था, उस समय कई विशेषज्ञों का कहना था कि इससे सरकार को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसको नजरअंदाज किया गया। बिल्कुल अनूप जी, पिछले कई बजटों में हमने देखा कि राजनीतिक बजट ना होकर के लॉन्ग टर्म, जैसा कि आपने भी कहा कि लॉन्ग टर्म पर नजर सरकार की रही है, इस तरह के बजट में प्रावधान रहे हैं। अब जब परिस्थितियां अनुकूल दिख रही हैं, चाहे महंगाई दर पर काबू हो या फिर जीडीपी का स्टेबल रहना हो, वो भी तब जबकि पूरे विश्व में जीडीपी तमाम देशों की लड़खड़ाती दिखी, तो ऐसे में क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है? लोगों का ये कहना है कि ठीक है, अपने उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए, छोटे स्केल के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि जीएसटी को लेकर भी एक उम्मीद है। जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनका कहना है कि बड़े उद्योगों के बराबर ही जीएसटी हमसे न वसूला जाए, हमें थोड़ी राहत मिले। देखिए, सरकार का फोकस है कि इकोनॉमी को कैसे बिल्ड किया जाए, इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से उसके नींव को मजबूत किया जाए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि सरकार में रोजगार को लेकर जो है वो ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार ये कहती है कि रोजगार कैसे उत्पन्न करने वाला आदमी बनाया जाए, उस पर इस सरकार का फोकस बहुत ज्यादा है, बजाय इससे कि सरकारी नौकरियों पर। यही वजह है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाएगी, युवाओं को रोजगार कैसे ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए जिससे लोग रोजगार देने वाले बने, इस पर सरकार का फोकस ज्यादा होता है। और इस बार भी आप देखेंगे कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की फैसिलिटीज, कई तरह के इंसेंटिव्स, कई तरह के चीजों का जो है वो जिक्र इस बजट में आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। अब बजट 11 बजे पेश किया जाना है और वित्त मंत्री बजट पढ़ना शुरू करेंगी 11 बजे, और जो उम्मीदें हैं अलग अलग वर्गों की, वो उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं, न्यूज़ 18 की भी उस पर नजर रहेगी। धन्यवाद आपका अनूप जी, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कल प्रधानमंत्री ने सेशन के शुरू होने से पहले जब मीडिया का रुख किया था और जो तमाम बातें कही थी, उन्होंने लक्ष्मी श्लोक के साथ अपनी बात की शुरुआत की थी और तब एक संकेत देने की कोशिश की थी कि जो गरीब लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उन पर विशेष कृपा लक्ष्मी जी की हो सकती है। तो इसलिए ये उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं कि क्या मिडिल क्लास के लिए, क्या गरीबों के लिए, क्या किसानों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ अलग देखने को मिल सकता है, कुछ और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बजट पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की करते हैं, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही ये लड़ाई नाक का सवाल है। यहां जीत की अहमियत इस बात से समझिए कि एक तरफ बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता मैदान में मौजूद हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं। उधर डिंपल यादव के रोड शो पर नियमों के उल्लंघन को लेकर एफआईआर हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी जंग जारी है। दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला है, जिसमें 7 मंत्री के साथ 40 विधायक मिल्कीपुर के मैदान में डटे हैं। बीजेपी का कहना है कि जनता समाजवादी पार्टी के कुकर्मों को जान चुकी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी होगी। उधर समाजवादी पार्टी का माहौल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी 40 स्टार प्रचारकों को उतारा है। सांसद डिंपल यादव अयोध्या में रोड शो कर चुकी है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में ये भी दिखाना चाहती है कि उनका पीडीए का फॉर्मूला
लोकसभा चुनाव में भी सही था और विधानसभा चुनाव में भी सही है, तभी तो एसपी फिर से जीत का दावा कर रही है। बहुत ही चुनाव अच्छा चल रहा है और समाजवादी पार्टी भारी मतों से मिल्कीपुर उठाना जा रही है। क्या लगता है कि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद कितने वोटों से विजयी होंगे? इसके बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ कितना वोट मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी जीत होगी और यह पूरा जो मैसेज जाएगा मिल्कीपुर से पूरे प्रदेश और देश को एक मैसेज देने का काम होगा। अयोध्या लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल बन गई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए एड़ी से चोटी का जोड़ लगा रही है। उधर अयोध्या में एसपी सांसद डिंपल यादव के रोड शो में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है, जिसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। आरोप के मुताबिक रोड शो के दौरान परमिशन से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और रायबरेली हाईवे के दोनों लेन को जाम किया गया। डिंपल यादव के प्रचार पर अपर्णा यादव ने कहा कि प्रचार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हारने पर ईवीएम और अधिकारियों को दोष देना ठीक नहीं। कोई भी नेता आ सकता है अपनी पार्टी से प्रचार कैंपेन करने के लिए, सबको स्वतंत्रता है, ये लोकतंत्र है और डेफिनेटली जब हम लोग सभी लोग जा रहे हैं तो हर कोई व्यक्ति अपने कैंडिडेट के लिए आएगा, कैंपेन करेगा। और ये कह देना देखिए बार बार कि जो है ऑफिसर्स पे डाल देना, ईवीएम पे डाल देना, ये विपक्ष की पुरानी आदत है। जब जीत जाते हैं वो लोग तो कहते ईवीएम ठीक थी, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे कहते दोषारोपण करते हैं, अफसरों पे दोषारोपण करते हैं। तो उनको स्वयं अपना एनालिसिस करना पड़ेगा और इसीलिए मुझे लगता है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे उन्हें फटकार लगाई थी कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये पूरा जो फैब्रिकेशन है हमारे डेमोक्रेसी का उसको खराब करते हैं। चुनाव के नतीजे जो भी हों, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हुए जख्म पर मरहम के तौर पर इस चुनाव को देख रही है। दरअसल ये चुनाव इतना अहम और खास है कि दोनों ही पार्टियां इसे अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव मान रही है। 5 फरवरी को बीजेपी एसपी समेत 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और 8 फरवरी को तय होगा कि मिल्कीपुर का ताज किसके सर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से, जहां एक विमान हादसे का शिकार हुआ। प्लेन क्रैश होने के बाद सड़क पर गिरा और वहां आग लग गई। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। में जहां पर एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, आग भी लग गई उसमें। 6 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। पेंसिल्वेनिया में यह हादसा हुआ। पूरे इलाके को उसके बाद खाली करा लिया गया। हादसे की वजह अभी पता लगाने में इस वक्त अमेरिकी प्रशासन जुटा हुआ है। संभल में कुख्यात अपराधी शारिक साटा की जमीन पर पुलिस महकमा पुलिस चौकी बनवा रहा है। हिंदूपुर खेड़ा में संभल दिल्ली रोड पर इस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। काम की शुरुआत भी कर दी गई है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के साथ ही हिंदूपुर खेड़ा में भी हिंसा हुई थी। शाकिर साटा 2020 में फर्जी पासपोर्ट से सऊदी अरब भाग गया था, जहां से ही उसने संभल हिंसा की भी साजिश रची। ये आरोप उस पर लगा है। संभल में अपना गैंग चला रहा था विदेशी जमीन से। हिंसा के बाद शारिक की संपत्तियों को प्रशासन ने कुर्क किया था। संभल में इससे पहले 2 पुलिस चौकी जामा मस्जिद और चंद्रेश्वर तीर्थ पर बनाई जा चुकी है। संभल हिंसा के बाद पुलिस खुद को मजबूत कर रही है। संभल में लगातार पुलिस चौकियां खुल रही हैं। इस क्रम में चंदेश्वर पर एक चौकी खुली है। वहीं पर संभल के हिंदूपुर खेड़ा में पुलिस चौकी खुल रही है। ये वही स्थान, हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे ज़रा सा ये पुलिस चौकी बन रही है, इसकी तस्वीरों को दिखाएं। पीछे इसके ये बोर्ड है जहाँ पर हिंदूपुर खेड़ा साफ साफ देखा जा सकता है। दरअसल संभल हिंसा के बाद पुलिस ने जब किस केस का खुलासा किया तो इसमें अपराधी शारिक साटा का नाम सामने आया। ये शारिक साटा वही है जो कभी संभल का निवासी होता था। यहाँ पर उस पर 20 मुकदमे हैं। मुख्यतः वाहन चोरी से जुड़ा हुआ था और 2020 में शारिक साटा फर्जी पासपोर्ट पर
सऊदी अरब भाग गया। हिंदुस्तान में उसके होने की यहाँ की पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में पुलिस ने शारिक साटा गैंग ने जहाँ पर संभल हिंसा की पूरी साजिश रची, अपने गुर्गों से फायरिंग कराई, उनको असले बांटे, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करना शुरू कर दिया है।